सुप्रभात आप सभी को। आगे हम पढ़ेंगे आधुनिक काल प्रकरण 5 गद्य साहित्य की वर्तमान गति निबंध के बारे में जानेंगे। विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षा क्रम के भीतर हिंदी साहित्य का समावेश हो जाने के कारण उत्कृष्ट कोटि के निबंधों की, ऐसे निबंधों की जिनकी असाधारण शैली का गहन विचारधारा पाठकों को मानसिक श्रम साध्य नूतन उपलब्धि के रूप में जान पड़े। जितनी ही अधिक आवश्यकता है उतने ही कम वे हमारे सामने आ रहे हैं। निबंध की जो स्थिति हमें द्वितीय उत्थान में दिखाई पड़ी, प्रायः वही स्थिति इस वर्तमान काल में भी बनी हुई है। अर्थ वैचित्र्य और भाषा शैली का नूतन विकास जैसा अब कहानियों के भीतर प्रकट हुआ है, वैसा निबंध के क्षेत्र में नहीं देखने में आ रहा है, जो उसका बहुत उपयुक्त स्थान है। यदि किसी रूप में गद्य की कोई नई गतिविधि दिखाई पड़ी तो काव्यात्मक गद्य प्रबंधों के रूप में। पहले तो बंग भाषा के उद्भ्रांत प्रेम चंद्रशेखर मुखोपाध्याय कृत, जो देख कुछ लोग उसी प्रकार की रचना की ओर झुके। पीछे भावात्मक गद्य की कई शैलियों की ओर। उद्भ्रांत प्रेम उस विक्षेप शैली पर लिखा गया था जिसमें भावावेश द्योतित करने के लिए भाषा बीच बीच में असंबद्ध अर्थात उखड़ी हुई होती थी। कुछ दिनों तक तो उसी शैली पर प्रेमोद्गार के रूप में पत्रिकाओं में कुछ प्रबंध, यदि उन्हें प्रबंध कह सकें, निकले, जिनमें भावुकता की झलक यहाँ से वहाँ तक रहती थी। पीछे श्री चतुरसेन शास्त्री के अंतःस्थल में प्रेम के अतिरिक्त और दूसरे भावों की प्रबल व्यंजना अलग अलग प्रबंधों में की गई, जिनमें कुछ दूर तक एक ढंग पर चलती धारा के बीच बीच में भाव का प्रबल उत्थान दिखाई पड़ता था। इस प्रकार इन प्रबंधों की भाषा तरंगवती धारा के रूप में चली थी, अर्थात उसमें धारा और तरंग दोनों का योग था। ये दोनों प्रकार के गद्य बंगाली थिएटरों की रंगभूमि के भाषणों के से प्रतीत हुए। पीछे रविंद्र बाबू के प्रभाव से कुछ रहस्योन्मुख आध्यात्मिकता का रंग लिए, जिससे भावात्मक गद्य का चलन हुआ, वह विशेष अलंकृत होकर अन्योक्ति पद्धति पर चला। ब्रह्म समाज ने जिस प्रकार ईसाइयों के अनुकरण पर अपनी प्रार्थना का विशेष दिन रविवार रखा था, उसी प्रकार अपने भक्ति भाव की व्यंजना के लिए पुराने ईसाई संतों की पद्धति भी ग्रहण की। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि ईसा की 12वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में संत बर्नार्ड जठमनंतंत कद्व नाम से जो प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्होंने दुल्हे रूप ईश्वर के हृदय के तीसरे कक्ष में प्रवेश का इस प्रकार उल्लेख किया है। यद्यपि वे कई बार मेरे भीतर आए, पर मैंने न जाना कि वे कब आए। आ जाने पर कभी कभी मुझे उनकी आहट मिलती है, उनके विद्यमान होने का स्मरण भी मुझे है, वे आने वाले हैं इसका आभास भी मुझे कभी कभी पहले से मिला है, पर वे कब भीतर आए और कब बाहर आए इसका पता मुझे कभी न चला। इसी प्रकार उस परोक्ष आलम्बन को प्रियतम मानकर उसके साथ संयोग और वियोग की अनेक दशाओं की कल्पना इस पद्धति की विशेषता है। रविंद्र बाबू की गीतांजलि की रचना इसी पद्धति पर हुई। हिंदी में भी इस ढंग की रचनाएं हुई, जिनमें राय कृष्णदास की साधना, प्रवाल और छायावाद, वियोगी हरि जी की भावना और अंतर्नाद विशेष उल्लेख है। क्या क्या है? राय कृष्णदास की साधना, प्रवाल और छायावाद, वियोगी हरि की भावना और अंतर्नाद विशेष उल्लेख योग्य है। हाल ही में भंवरलाल सिंधी ने वेदना नाम की इसी ढंग की एक पुस्तक लिखी, जिसके भूमिका लेखक हैं भाषा तत्व के देश प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। यह तो ही आध्यात्मिक या सांप्रदायिक क्षेत्र से गृहीत लाक्षणिक भावुकता, जो बहुत कुछ अभिनीत तथा अनुग्रहित होती है, अर्थात बहुत कम दशाओं में हृदय की स्वाभाविक पद्धति पर चलती है। कुछ भावात्मक प्रबंध लौकिक क्षेत्र को लेकर मासिक पत्रों में निकलते रहते हैं, जिनमें चित्र विधान कम और कसक टी संवेदना अधिक रहती है। अतीत के नाना खंडों में जाकर रमने वाली भावुकता का मनुष्य की प्रकृति में एक विशेष स्थान है। मनुष्य की इस प्रकृति भावुकता का अनुभव हम आप भी करते हैं और दूसरों को भी करते हुए पाते हैं। अतः यह मानव हृदय की एक सामान्य वृत्ति है। बड़े हर्ष की बात यह है कि अतीत के क्षेत्र में रमने वाली अत्यंत मार्मिक और चित्रमय भावना लेकर महाराज कुमार डॉक्टर श्री रघुवीर सिंह जी, सीतामऊ मालवा के हैं, हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए। उनकी भावना मुगल सम्राटों के कुछ अवशिष्ट चिद्व सामने पाकर प्रतभिज्ञा के रूप में मुगल साम्राज्य के कभी मधुर भव्य जगमगाते दृश्यों के बीच, कभी पतन काल के विषाद नैराश्य बेबसी की परिस्थितियों के बीच बड़ी तन्मयता के साथ रमी है। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जहांगीर और नूरजहां की कब्र इत्यादि पर उनके भावनात्मक
भावात्मक प्रबंधों की शैली बहुत ही मार्मिक और अनूठी है। गद्य साहित्य में भावात्मक और काव्यात्मक गद्य का एक विशेष स्थान है, यह तो मानना ही पड़ेगा। अतः उपर्युक्त क्षेत्र में उसका आविर्भाव और प्रसार अवश्य प्रसन्नता की बात है, पर दूसरे क्षेत्रों में भी जहाँ गंभीर और विचार व्यापक दृष्टि अपेक्षित है, उसे घसीटे जाते देख दुख होता है। जो चिंतन के गूढ़ विषय हैं, उनको भी लेकर कल्पना की क्रीड़ा दिखाना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। विचार क्षेत्रों के ऊपर इस भावनात्मक और कल्पनात्मक प्रणाली का धावा पहले पहल काव्य का जो स्वरूप है, काव्य का स्वरूप बतलाने वाले निबंधों में बंग साहित्य के भीतर हुआ, जहाँ शेक्सपियर की यह उक्ति गूंज रही थी। सौंदर्य मद में झूमती हुई कवि की दृष्टि स्वर्ग से भूलोक और भूलोक से स्वर्ग तक विचरती रहती है। काव्य पर न जाने कितने ऐसे निबंध लिखे गए जिनमें सिवा इसके कि कविता अमरावती से गिरती हुई अमृत की धारा है, कविता हृदय कानन में खिली हुई कुसुम माला है, कविता देवलोक के मधुर संगीत की गूंज है, और कुछ भी न मिलेगा। यह कविता का ठीक ठीक स्वरूप बतलाना है कि उसकी विरुद्धावली बखानना। हमारे यहाँ के पुराने लोगों में जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, ऐसी बहुत सी विरुद्धावलियाँ प्रचलित थी, पर वे लक्षण या स्वरूप पूछने पर नहीं कही जाती थी। कविता भावमयी, रसमयी और चित्रमयी होती है। इससे यह आवश्यक नहीं कि उसके स्वरूप का निरूपण भी भावमय, रसमय, चित्रमय हो। कविता के ही निरूपण तक भावात्मक प्रणाली का यह दावा रहता तो भी एक बात थी। कवियों की आलोचना तथा विषयों में भी इसका दखल हो रहा है, यह खटके की बात है। इससे हमारे साहित्य में घोर विचार शैथिल्य और बुद्धि का आलस्य फैलने की आशंका है। जिन विषयों के निरूपण में सूक्ष्म और सुव्यवस्थित विचार परंपरा अपेक्षित है, उन्हें भी इस हवाई शैली पर हवा बताना कहाँ तक ठीक होगा। समालोचना और काव्य मीमांसा। इस तृतीय उत्थान में समालोचना का आदर्श भी बदला। गुण दोष के कथन के आगे बढ़कर कवियों की विशेषता और उनकी अंतःप्रवृत्ति की छानबीन की ओर भी ध्यान दिया गया। तुलसीदास, सूरदास, जयसी, दीनदयाल गिरी और कबीरदास की विस्तृत आलोचनाएं पुस्तकाकार और भूमिकाओं के रूप में भी निकली। इस इतिहास के लेखक ने तुलसी, सूर और जयसी पर विस्तृत समीक्षाएं लिखी, जिनमें से प्रथम गोस्वामी तुलसीदास के नाम से पुस्तकाकार छपी है। शेष दो क्रमशः भ्रमर, गीतसार और जयसी ग्रंथावली में सम्मिलित हैं। स्वर्गीय लाला भगवान दीन की सूर, तुलसी और दीनदयाल गिरी की समालोचनाएं उनके संकलित और संपादित सूर पंचरत्न दुहावली और दीनदयाल गिरी ग्रंथावली में सम्मिलित हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय की कबीर समीक्षा उनके द्वारा संग्रहित कबीर वचनावली के साथ और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की कबीर ग्रंथावली के साथ भूमिका रूप में सन्निविष्ट है। इसके उपरांत कलाओं और साधनाओं का तांता बंधा था और केशव की काव्य कला श्री कृष्ण शंकर शुक्ल, गुप्त की कला प्रोफेसर सत्येंद्र, प्रेमचंद की उपन्यास कला पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज, प्रसाद की नाट्य कला, पद्माकर की काव्य साधना अखौरी गंगा प्रसाद सिंह, प्रसाद की काव्य साधना श्री राम नाथलाल सुमन, मीरा की प्रेम साधना पंडित भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव आदि पुस्तकें एक दूसरे के आगे पीछे निकली। इनमें से कुछ पुस्तकें तो समालोचना की असली पद्धति पर निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक दोनों ढंग के लिए हुई चली हैं तथा कवि के बाह्य और आभ्यंतर दोनों का अच्छा परिचय कराती हैं। जैसे केशव की काव्य कला, गुप्त जी की कला। केशव की काव्य कला में पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल ने अच्छा विद्वतापूर्ण अनुसंधान भी किया है। उनका कविवर रत्नाकर भी कवि की विशेषताओं को मार्मिक ढंग से सामने रखता है। पंडित गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश कृत गुप्त जी की काव्यधारा में भी मैथिली शरण गुप्त की रचना के विविध पक्षों का सूक्ष्मता और मार्मिकता के साथ उद्घाटन हुआ है। पद्माकर की काव्य साधना द्वारा भी पद्माकर के संबंध में बहुत सी बातों की जानकारी हो जाती है। इधर हाल में पंडित रामकृष्ण शुक्ल ने अपनी सुकबीर समीक्षा में कबीर, सूर, जयसी, तुलसी, मीरा, केशव बिहारी, भूषण, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद पर अच्छे समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं। मीरा की प्रेम भावना भावात्मक है, जिसमें माधव जी मीरा के भावों का स्वरूप पहचान कर उन भावों में आप भी मगन होते दिखाई पड़ते हैं। इन सब पुस्तकों से हमारा समीक्षा साहित्य बहुत कुछ समृद्ध हुआ है, इसमें संदेह नहीं। पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी ने क्या लिखा? हमारे साहित्य निर्माता नाम की एक पुस्तक लिखकर हिंदी के कई वर्तमान कवियों और लेखकों की प्रवृत्तियों और विशेषताओं पर अपने ढंग का अच्छा आभास दिया है। ठीक ठिकाने से चलने वाली समीक्षाओं को देख जितना दोष संतोष होता है, किसी कवि की समीक्षा के नाम पर उसकी रचना से सर्वथा असंबद्ध चित्रमयी कल्पना और भावुकता की सजावट देख उतनी ही ग्लानि होती है। यह सजावट अंग्रेजी के अथवा बंगला के समीक्षा क्षेत्र से कुछ विचित्र, कुछ विदग्धा, कुछ अतिरंजित, चलते शब्द और वाक्य
लाकर खड़ी की जाती है। कहीं कहीं तो किसी अंग्रेजी के कवि के संबंध में की हुई समीक्षा का कोई खंड ज्यों का त्यों उठाकर किसी हिंदी कवि पर भिड़ा दिया जाता है। ऊपरी ढंग से तो ऐसा जान पड़ेगा कि कवि के हृदय में भीतर सेंधा लगा कर घुसे हैं और बड़े बड़े गूढ़ कोने झांक रहे हैं। पर कवि के उद्धृत पद्यों से मिलान कीजिए तो पता चलेगा कि कवि के विवक्षित भावों से उनके वाग्य विलास का कोई लगाव नहीं। पद्य का आशय या भाव कुछ और है। आलोचक जी उसे उद्धृत करके कुछ और ही राग अलाप रहे हैं। कवि के मानसिक इतिहास का एक आरोपित इतिहास तक किसी विदेशी कवि के मानसिक विकास का इतिहास कहीं से लेकर वे सामने रखेंगे, पर इस बात का कहीं कोई प्रमाण न मिलेगा कि आलोच्य कवि के 25-30 पद्यों का ठीक तात्पर्य उन्होंने समझा है। ऐसे आलोचक के शिकार छायावादी कहे जाने वाले कुछ कवि भी अभी हो रहे हैं। ऐसे आलोचकों के शिकार छायावादी कहे जाने वाले कुछ कवि भी अभी हो रहे हैं। नूतन शाखा के एक अच्छे कवि हाल ही में मुझे मिले जो ऐसे कदरदानों से पनाह मांगते थे। अब सुनने में आ रहा है कि इस ढंग के ऊंचे हौसले वाले दो एक आलोचक दूसरी और तुलसी और सूर के चारों ओर भी ऐसा ही चमचमाता वाक जाल बिछाने वाले हैं। काव्य की छायावाद कही जाने वाली शाखा चले काफ़ी दिन हुए, पर ऐसी कोई समीक्षा पुस्तक देखने में न आई जिसमें उक्त शाखा की रचना प्रक्रिया, टेक्निक, प्रसार की भिन्न भिन्न भूमियाँ सोच समझकर निर्दिष्ट की गई हों। केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रानंद पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली। बात यह है कि इधर अभिव्यंजना का वैचित्र्य लेकर छायावाद चला, उधर उसके साथ ही प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा, इम्प्रेशनिस्ट क्रिटिसिज्म का फैशन बंगाल होता हुआ आधम का। इस प्रकार की समीक्षा में कवि ने क्या कहा है, उसका ठीक भाव या आशय क्या है, यह समझने या समझाने की आवश्यकता नहीं। आवश्यक इतना ही है कि उसकी किसी रचना का जिसके हृदय पर जो भी प्रभाव पड़े उसका वह सुंदरता और अनूठेपन के साथ वर्णन कर दे। कोई यह नहीं पूछ सकता कि कवि का भाव तो कुछ और है, उसका यह प्रभाव कैसे पड़ सकता है। इस प्रकार की समीक्षा के चलन ने अध्ययन, चिंतन और प्रकृति समीक्षा का रास्ता ही छेक लिया। प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा कोई ठीक ठिकाने की वस्तु ही नहीं। न ज्ञान के क्षेत्र में उसका कोई मूल्य है, न भाव के क्षेत्र में। उसे समीक्षा या आलोचना करना ही व्यर्थ है। किसी कवि की आलोचना कोई इसलिए पढ़ने बैठता है कि उस कवि के लक्ष्य को, उसके भाव को ठीक ठीक हृदयंगम करने में सहारा मिले, इसलिए नहीं कि आलोचना की भाव भंगिमा और सजीले पद विन्यास द्वारा अपना मनोरंजन करे। यदि किसी रमणीय अर्थगर्भित पद्य की आलोचना इस रूप में मिले कि एक बार इस कविता के प्रवाह में पढ़कर बहना ही पड़ता है, स्वयं कवि को भी विवशता के साथ बहना पड़ता है। वह एकाधिक बार मयूर की भांति अपने सौंदर्य पर आप ही नाच उठता है, तो उसे लेकर कोई क्या करेगा। सारे यूरोप की बात छोड़िए, अंग्रेजी के वर्तमान समीक्षा क्षेत्र में ही प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा की निस्सारता प्रकट करने वाली पुस्तकें बराबर निकल रही हैं। इस ढंग की समीक्षाओं में प्रायः भाषा विचार में बाधक बनकर आ खड़ी होती हैं। लेखक का ध्यान शब्दों की तड़क भड़क, उनकी आकर्षक योजना, अपनी उक्ति की चमत्कार आदि में उलझा रहता है, जिनके बीच स्वच्छ विचारधारा के लिए जगह ही नहीं मिलती। विशुद्ध आलोचना के क्षेत्र में भाषा की क्रीड़ा किस प्रकार बाधक हुई है, कुछ बंधे हुए शब्द और वाक्य किस प्रकार विचारों को रोक रहे हैं, ऐसी बातें जिनकी कहीं सत्ता नहीं, किस प्रकार घने वाकजाल के भीतर से भूत बनकर झांकती रही है, यह दिखाते हुए इस 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध समालोचना तत्वज्ञ ने बड़ी खिन्नता प्रकट की है। हमारे यहाँ के पुराने व्याख्याताओं और टीकाकारों की अर्थ क्रीड़ा प्रसिद्ध है। किसी पद्य का और अर्थ करना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। तुलसीदास जी की चौपाइयों के 20-20 अर्थ करने वाले अभी मौजूद हैं। अभी थोड़े दिन हुए हमारे एक मित्र ने सारी बिहारी सत्सई का शांत रसपरक अर्थ करने की धमकी दी थी। फारसी के हाफिज आदि शायरों की श्रृंगारी उक्तियों के आध्यात्मिक अर्थ प्रसिद्ध हैं। यद्यपि अरबी फारसी के कई पहुँचे हुए विद्वान यह आध्यात्मिकता नहीं स्वीकार करते, इस पुरानी प्रवृत्ति का नया संस्करण भी कहीं कहीं दिखाई पड़ने लगा है। रविंद्र बाबू ने अपनी प्रतिभा के बल से कुछ संस्कृत काव्यों की समीक्षा करते हुए कहीं कहीं आध्यात्मिक अर्थों की योजना की है। प्राचीन साहित्य नाम की पुस्तक में मेघदूत आदि पर जो निबंध हैं उनमें ये बातें मिलेंगी। काशी के एक व्याख्यान में उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल के सारे आख्यान का आध्यात्मिक पक्ष निरूपित किया था। इस संबंध में हमारा यही कहना है कि इस प्रकार की प्रतिभापूर्ण कृतियों का भी अपना अलग मूल्य है। वे कल्पनात्मक साहित्य के अंतर्गत अवश्य हैं, पर विशुद्ध समालोचना की कोटि में नहीं आ सकती। यूरोप वालों को हमारी आध्यात्मिकता बहुत पसंद आती है। भारतीयों की आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता की चर्चा पश्चिम में बहुत हुआ करती है। इस चर्चा के मूल कई बातें हैं। एक तो ये शब्द हमारी अकर्मण्यता और बुद्धि शैथिल पर पर्दा डाल देते हैं।
अतः चर्चा या तारीफ करने वालों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि यह पर्दा पड़ा रहे। दूसरी बात यह कि ये शब्द पूर्वी और पश्चिमी जातियों के बीच एक ऐसी सीमा बांधते हैं जिनमें पश्चिम में हमारे संबंध में एक प्रकार का कुतूहल सा जागृत रहता है और हमारी बातें वहाँ अनूठेपन के साथ कही जा सकती हैं। तीसरी बात यह है कि आदि भौतिक समृद्धि के हेतु जो भाषण संघर्ष सैकड़ों वर्ष तक यूरोप में रहा, उसे क्लांत और शिथिल होकर बहुत से लोग जीवन के लक्ष्य के कुछ परिवर्तन चाहने लगे, शांति और विश्राम के अभिलाषी हुए, साथ ही साथ धर्म और विज्ञान का झगड़ा भी बंद हुआ। अतः यूरोप में जो इधर आध्यात्मिकता की चर्चा बढ़ी वह विशेषतः प्रतिवर्तन के रूप में, रिएक्शन के रूप में, मतलब प्रतिवर्तन। स्वर्गीय साहित्याचार्य पंडित रामावतार जी पांडे और चंद्रधार जी गुलेरी इस आध्यात्मिकता की चर्चा से बहुत घबराया करते थे। पुस्तकों और कवियों की आलोचना के अतिरिक्त पाश्चात्य काव्य मीमांसा को लेकर भी बहुत से लेख और पुस्तकें इस काल में लिखी गईं, जैसे बाबू श्याम सुंदर दास कृत साहित्यालोचन, श्री पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी कृत विश्व साहित्य। पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी का क्या है? विश्व साहित्य, जिसको लेकर के बहुत लेख और पुस्तकें लिखी गई हैं। और इनमें से पहली पुस्तक तो शिक्षोपयोगी है, दूसरी पुस्तक यूरोपीय साहित्य के विकास तथा पाश्चात्य काव्य समीक्षकों के कुछ प्रचलित मतों का दिग्दर्शन है। इधर तो एक लेखकों की एक और प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है। ये यूरोप के कुछ कला संबंधी एक देशीय और अत्युक्त मतों को सामने लाकर हिंदी वालों की आंखों में उसी प्रकार चकाचौंधा उत्पन्न करना चाहते हैं जिस प्रकार कुछ लोग वहाँ के फैशन की तड़क भड़क दिखाकर जर्मन, फ्रांस, इटली, रूस, स्वीडन इत्यादि अनेक देशों के नए पुराने कवियों, लेखकों और समीक्षकों के नाम गिनाकर वे एक प्रकार का आतंक उत्पन्न करना चाहते हैं। वे कला संबंधी विलायती पुस्तकों की बातें लेकर और कहीं मैटरलिंक, डंज मत पदार्थ, एक कहीं गेटे, कला संबंधी विलायती पुस्तकों की बातें और कहीं मैटरलिंग, कहीं गेटे, कहीं टॉलस्टॉय के उद्धरण देकर अपने लेखों की तड़क भड़क भर बढ़ाते हैं। लेखों को यहाँ से वहाँ तक पढ़ जाइए, लेखकों के अपने किसी विचार का पता न लगेगा। उद्विग्नता की व्याप्ति कहाँ तक है, भारतीय सिद्धांतों के साथ उनका कहाँ सामंजस्य है और कहाँ विरोध, इन सब बातों के विवेचन का सर्वथा अभाव जो है वह पाया ही जाएगा। साहित्य विवेचन से संबंध रखने वाले जिन भावों और विचारों के द्योतन के लिए हमारे यहाँ साहित्य ग्रंथों में बराबर से शब्द प्रचलित चले आते हैं, उनके स्थान पर भी भद्दे गढ़े हुए शब्द देखकर लेखकों की अनभिज्ञता की ओर बिना ध्यान गए नहीं रहता। समालोचना के क्षेत्र में ऐसे विचार सुनने लेखों से कोई विशेष लाभ नहीं। पश्चिम के काव्य कला संबंधी प्रचलित वादों में अकबर एकांग दृष्टि की दौड़ ही विलक्षण दिखाई पड़ा करती है। वहाँ के कुछ लेखक काव्य के किसी एक पक्ष को उसका पूर्ण स्वरूप मान इतनी दूर तक ले जाते हैं कि उनके कथन में अनूठी शुक्ति का सा चमत्कार आ जाता है और बहुत से लोग उसे सिद्धांत या विचार के रूप में ग्रहण करते हैं। और यहाँ हमारा काम काव्य के स्वरूप पर विचार करना या प्रबंध लिखना ही नहीं, बल्कि प्रचलित प्रवृत्तियों और उनके उद्गमों तक तथा कारणों का दिग्दर्शन कराना मात्र है। अतः यहाँ काव्य या कला के संबंध में उन प्रवादों का जिनका यूरोप में सबसे अधिक फैशन रहा है संक्षेप में उल्लेख करके तब मैं इस प्रसंग को समाप्त करूंगा। इसकी आवश्यकता यहाँ मैं केवल इसलिए समझता हूँ कि एक और यूरोप में तो व्यापक और सूक्ष्म दृष्टि संपन्न समीक्षकों द्वारा इन प्रवादों का निराकरण हो रहा है, तो दूसरी ओर हमारे हिंदी साहित्य में इनकी भद्दी नकल शुरू हो गई है। यूरोप में जिस प्रवाद का इधर सबसे अधिक फैशन रहा है वह है काव्य का उद्देश्य काव्य ही है या कला का उद्देश्य कला ही है। इस प्रवाद के कारण जीवन और जगत की बहुत सी बातें जिनका किसी काव्य के मूल्य निर्णय में बहुत दिनों से योग चला आ रहा है, यह कहकर टाली जाने लगी। मूल्य निर्णय जो है बहुत दिनों से योग चला रहा है कहकर टाली जाने लगी कि ये तो इतर वस्तुएं हैं, शुद्ध कला क्षेत्र के बाहर की व्यवस्थाएं हैं। पाश्चात्य देशों में इस प्रवाद की योजना करने वाले कई सामान खड़े हुए थे। कुछ तो इसमें जर्मन सौंदर्य शास्त्रियों की उद्भावना सहायक हुई कि सौंदर्य संबंधी अनुभव एस्थेटिक एक्सपीरियंस का एक ही भिन्न प्रकार का अनुभव है जिसका और प्रकार के अनुभवों से कोई संबंध ही नहीं। इससे बहुतेरे साहित्य शास्त्री यह समझने लगे कि कला का मूल्य निर्धारण उसके मूल्य को और सब मूल्यों से एकदम विच्छिन्न करके ही होना चाहिए। ईसा की 19वीं शताब्दी के मध्य भाग में हिस्लर ने यह मत प्रवर्तित किया जिसका चलन अभी तक किसी न किसी रूप में रहा है। अंग्रेजी के इस मत से सबसे प्रभावशाली व्याख्याताओं में डॉक्टर ब्रैंडले हैं। उन्होंने इस संबंध में कहा है, यह कला
यह कला सौंदर्य संबंधी अनुभव अपना लक्ष्य ही है। अलार्म बज रहा है। यह कला सौंदर्य अनुभव अपना लक्ष्य आप ही हैं। इसका अपना निराला मूल्य है। अपने विशुद्ध क्षेत्र के बाहर भी इसका और प्रकार का मूल्य हो सकता है। किसी कविता से यदि धर्म और शिष्टाचार का भी साधन होता हो, कुछ शिक्षा भी मिलती हो, प्रबल मनोविकारों का कुछ निरोध भी संभव हो, लोकोपयोगी विधानों में कुछ सहायता भी पहुंचती हो, अथवा कवि को कीर्ति या अर्थ लाभ भी होता हो, तो अच्छी बात है। इनके कारण भी उसकी कदर हो सकती है। पर इन बाहरी बातों के मूल्य के हिसाब से उस कविता की उत्तमता की असली जाँच नहीं हो सकती। उसकी उत्तमता जो है एक तृप्तिदायक कल्पनात्मक अनुभव विशेष से संबंध रखती है, अतः उसकी परीक्षा भीतर ही हो सकती है। किसी कविता को लिखते या जांचते समय यदि बाहरी मूल्यों की ओर भी ध्यान रहेगा तो बहुत करके इसका मूल्य घट जाएगा या छिप जाएगा। बात यह है कि कविता को यदि हम उसके विशुद्ध क्षेत्र से बाहर ले आ जाएंगे तो उसका स्वरूप बहुत कुछ विकृत हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति या सत्ता न तो प्रत्यक्ष जगत की कोई अंग है न अनुकृति है। उसकी तो एक दुनिया ही निराली है, एकांत, स्वतःपूर्ण और स्वतंत्र। काव्य और कला के संबंध में अब तक प्रचलित इस प्रकार के नाना अर्थवादों का पूरा निराकरण रिचर्ड्स ने अपनी पुस्तक साहित्य समीक्षा सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बड़ी सूक्ष्म और गंभीर मनोवैज्ञानिक पद्धति पर किया है। उपर्युक्त कथन में चारों ओर मुख्य बातों की अलग अलग परीक्षा करके उन्होंने उनकी अपूर्णता, अयुक्तता और अर्थहीनता प्रतिपादित की है। यहाँ उनके दिग्दर्शन का स्थान नहीं। प्रचलित सिद्धांत का जो प्रधान पक्ष है कि कविता की दुनिया ही निराली है, उसकी प्रकृति या सत्ता न तो प्रत्यक्ष जगत का कोई अंग है न अनुकृति। इस पर रिचर्ड्स के वक्तव्य का सारांश नीचे दिया जा रहा है। यह सिद्धांत कविता को जीवन से अलग समझने का आग्रह करता है, पर स्वयं डॉक्टर ब्रैडले इतना मानते हैं कि जीवन के साथ उसका लगाव भीतर अवश्य है। हमारा कहना है कि यही भीतरी लगाव असल चीज़ है जो कुछ काव्यानुभव, पोएटिक एक्सपीरियंस होता है। वह जीवन से ही होकर आता है। काव्य जगत की शेष जगत से भिन्न कोई सत्ता नहीं है और न उसके कोई अलौकिक या विशेष नियम है। उसकी योजना बिल्कुल वैसे ही अनुभवों से हुआ करती है जैसे और सब अनुभव होते हैं। प्रत्येक काव्य एक परिमित अनुभव खंड मात्र है जो विरोधी उपादानों के संसर्ग से कभी छटपट और कभी देर में छिन्न भिन्न हो जाता है। साधारण अनुभवों से उसमें यही विशेषता होती है कि उनकी योजना बहुत गूढ़ और नाजुक होती है। जरा सी ठेस से वह चूर चूर हो सकता है। उसकी एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि वह एक हृदय से दूसरे हृदय में पहुंचाया जा सकता है। बहुत से हृदय उसका अनुभव बहुत थोड़े ही फेर फार के साथ कर सकते हैं। काव्यानुभव से मिलते जुलते और भी अनुभव होते हैं, पर इस अनुभव की सबसे बड़ी विशेषता है यही सर्वग्राह्यता, कम्युनिकेबिलिटी। इसलिए उसके प्रतीति काल में हमें इस अपनी व्यक्तिगत विशेष बातों की छूट से बचाए रखना पड़ता है। यह सबके अनुभव के लिए होता है, किसी एक ही के नहीं। इसलिए किसी काव्य को लिखने या पढ़ते समय हमें अपने अनुभव के भीतर उस काव्य और उस काव्य से इतर वस्तुओं के बीच अलगाव करना पड़ता है। पर यह अलगाव दो सर्वथा भिन्न या असमान वस्तुओं के बीच नहीं होता, बल्कि एक कोटि की वृत्तियों के भिन्न भिन्न विधानों के बीच होता है। यह तो हुई रिचर्ड्स की मीमांसा। अब हमारे यहाँ संपूर्ण काव्य क्षेत्र की अंतः प्रकृति की छानबीन कर जाइए। उसके भीतर जीवन के अनेक पक्षों और जगत के नाना रूपों के साथ मनुष्य हृदय का गूढ़ सामंजस्य निहित मिलेगा। साहित्य शास्त्रियों का मत लीजिए तो जैसे संपूर्ण जीवन का अर्थ धर्म, काम, मोक्ष का साधन रूप है, वैसे ही उसका एक अंग काव्य भी। अर्थ का स्थूल और संकुचित द्रव्य प्राप्ति ही नहीं लेना चाहिए, उसका व्यापक अर्थ लोक की सुख समृद्धि लेना चाहिए। जीवन के और साधनों की अपेक्षा काव्य अनुभव में विशेषता यह होती है कि वह एक रमणीयता के रूप में होता है, जिसमें व्यक्तित्व का लय हो जाता है। बाह्य जीवन और अंतर जीवन की कितनी उच्च भूमियों पर इस रमणीयता का उद्घाटन हुआ है। किसी काव्य की उच्चता और उत्तमता के निर्णय में इसका विचार अवश्य होता है और होगा। हमारे यहाँ के लक्षण ग्रंथों में रसानुभव को जो लोकोत्तर और ब्रह्मानंद सहोदर आदि कहा गया है, वह अर्थवाद के रूप में, सिद्धांत रूप में नहीं। उसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि रस में व्यक्तित्व का लय हो जाता है। यूरोप में समालोचना शास्त्र का
क्रमागत विकास फ्रांस में ही हुआ, अतः फ्रांस का प्रभाव यूरोपीय देशों में बहुत कुछ रहा। विवरणात्मक समालोचना के अंतर्गत ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक आलोचना का उल्लेख हो चुका है। पीछे प्रभाववादियों इम्प्रेशनिस्ट का जो दल खड़ा हुआ, वह कहने लगा कि हमें किसी कवि की प्रकृति, स्वभाव, सामाजिक परिस्थिति आदि से क्या प्रयोजन, हमें तो केवल किसी काव्य को पढ़ने से जो आनंदपूर्ण प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है उसी को प्रकट करना चाहिए और उसी को समालोचना समझना चाहिए। प्रभाववादियों का यह पक्ष है कि हमारे चित्त पर किसी काव्य से जो आनंद उत्पन्न होता है वही आलोचना है, इससे अधिक आलोचना और चाहिए क्या। जो प्रभाव हमारे चित्त पर पड़े उसी का वर्णन यदि हमने कर दिया तो समालोचना हो गई। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस मत के अनुसार समालोचना एक व्यक्तिगत वस्तु है, उसके औचित्य अनौचित्य पर किसी को कुछ विचार करने की जरूरत नहीं, जिस पर जैसा प्रभाव पड़े वह वैसा कहे। उक्त प्रभाववादियों की बात लें तो समालोचना कोई व्यवस्थित शास्त्र नहीं रह गया, वह एक कला की कृति से निकली हुई दूसरी कला की कृति, एक काव्य से निकला हुआ दूसरा काव्य ही हुआ। काव्य के स्वरूप मीमांसा के संबंध में यूरोप में इधर सबसे अधिक जोर रहा है अभिव्यंजनावाद, एक्सप्रेशनिज्म का, जिसके प्रवर्तक हैं इटली के क्रोचे। इसमें अभिव्यंजना अर्थात किसी बात को कहने का ढंग ही सब कुछ है, बात चाहे जो या जैसी हो, अतः कुछ ठीक ठिकाने की भी हो। काव्य में जिस वस्तु का भाव का वर्णन होता है वह इस वाद के अनुसार उपादान मात्र है, समीक्षा में उसका कोई विचार अपेक्षित नहीं। काव्य में मुख्य वस्तु है वह आकार या सांचा, जिसमें वह वस्तु या भाव डाला जाता है। जैसे कुंडल की सुंदरता की चर्चा उसके आकार या रूप को लेकर होती है, सोने को लेकर नहीं। वैसे ही काव्य के संबंध में भी यही समझना चाहिए। तात्पर्य यह कि अभिव्यंजना के ढंग का अनूठापन ही सब कुछ है। जिस वस्तु या भाव की अभिव्यंजना की जाती है वह क्या है, कैसा है, यह सब काव्य क्षेत्र के बाहर की बात है। क्रोचे का कहना है कि अनूठी उक्ति की अपनी अलग सत्ता होती है, उसे किसी दूसरे कथन का पर्याय न समझना चाहिए। जैसे यदि किसी कवि ने कहा कि सोई हुई आशा आँख मलने लगी, तो यह न समझना चाहिए कि उसने यह उक्ति उस उक्ति के स्थान पर कही है कि फिर कुछ आशा होने लगी। वह एक निरपेक्ष उक्ति है। कवि को वही कहना ही था। वाल्मीकि ने जो यह कहा कि न स संकुचित पंथा ये न बाली हतोगता, वह इसके स्थान पर नहीं कि तुम भी बाली के समान मारे जा सकते हो। इस वाद में तथ्य इतना ही है कि उक्ति ही कविता है, उसके भीतर जो छिपा रहता है वह स्वतः कविता नहीं। पर यह बात इतनी दूर तक नहीं घसीटी जा सकती। उस उक्ति की मार्मिकता का अनुभव उसकी तह में छिपी हुई वस्तु या भाव पर बिना दृष्टि रखे ही हो सकता है। बात यह है कि अभिव्यंजनावाद की कलावाद की तरह काव्य का लक्ष्य बेल बूटे की नक्काशी वाला सौंदर्य मानकर चला है, जिसका मार्मिकता या भावुकता से कोई संबंध नहीं। और कलाओं को यदि हम काव्य को ही लें तो इस अभिव्यंजनावाद को वाग वैचित्र्यवाद ही कह सकते हैं और इसे अपने यहाँ के पुराने वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान मान सकते हैं। इन्हीं दोनों वादों की दृष्टि से यह कहा जाने लगा कि समालोचना के क्षेत्र से अब लक्षण, नियम, रीति, काव्य भेद, गुण, दोष, छंद व्यवस्था आदि का विचार उठ गया। पर इस कथन की व्याप्ति कहाँ तक है यह विचारणीय है। साहित्य के ग्रंथों में जो लक्षण, नियम आदि दिए गए थे वे विचार की व्यवस्था के लिए, काव्य संबंधी चर्चा के सुबेते के लिए। पर इन लक्षणों और नियमों का उपयोग गहरे और कठोर बंधन की तरह होने लगा और उन्हीं को बहुत से लोग बहुत समझाने लगे। जब कोई बात हद से बाहर जाने लगती है तब प्रतिवर्तन रिएक्शन का समय आता है। यूरोप में अनेक प्रकार के वादों की उत्पत्ति प्रतिवर्तन के रूप में ही हुआ करती है, अतः हमें सामंजस्य बुद्धि से काम लेकर अपना स्वतंत्र मार्ग निकालना चाहिए। बेल बूटे और नक्काशी के लक्ष्य के समान काव्य का भी लक्ष्य सौंदर्य विधान लगातार कहते रहने से काव्य रचना पर जो प्रभाव पड़ा है उसका उल्लेख हो चुका है और यह भी कहा जा चुका है कि यह सब काव्य के साथ कला शब्द लगने के कारण हुआ है। हमारे यहाँ काव्य की गिनती 64 कलाओं के भीतर नहीं की गई है। यहाँ इतना और सूचित करना आवश्यक जान पड़ता है कि सौंदर्य की भावना को रूप देने में मनोविज्ञान के क्षेत्र से आए हुए उस सिद्धांत का भी असर पड़ा है, जिसके अनुसार अंतःसंज्ञा में निहित अतृप्त काम वासना ही कला निर्माण की प्रेरणा करने वाली अंतर्वृत्ता है। यूरोप में ये अंतर्वृत्ता गलत टाइप हुआ है। तो यूरोप में चित्रकारी, मूर्तिकारी, नक्काशी, बेल बूटे आदि के समान कविता भी ललित कलाओं के भीतर दाखिल हुई। अतः धीरे धीरे उसका लक्ष्य सौंदर्य विधान ही ठहराया गया, जबकि
यह सौंदर्य भावना काम वासना द्वारा प्रेरित ठहराई गई, तब पुरुष कवि के लिए स्वाभाविक ही ठहरा कि उसकी सारी सौंदर्य भावना काम वासना द्वारा प्रेरित ठहराई गई, तब पुरुष कवि के लिए स्वाभाविक ही ठहरा कि उसकी सारी सौंदर्य वासना स्त्रीमयी हो, अर्थात प्रकृति के अपार क्षेत्र में जो कुछ सुंदर दिखाई पड़े उसकी भावना स्त्री के रूप सौंदर्य के भिन्न भिन्न अंग लेकर ही की जाए। अरुणोदय की छटा का अनुभव कामिनी के कपोलों पर दौड़ती हुई लज्जा की ललाई लाकर किया। राका रजनी की सुषमा का अनुभव सुंदरी के उज्ज्वल वस्त्र या शुभ्र हास्य द्वारा किया जाए। आकाश में फैली हुई कादम्बनी तब तक सुंदर न लगे जब तक उस स्त्री के मुक्त कुंतल का आरोप न हो। आजकल तो स्त्री कवियों की कमी नहीं है, उन्हें अब पुरुष कवियों का दीन अनुकरण न कर अपनी रचनाओं में क्षितिज पर उठती हुई मेघमाला की दाढ़ी मूंछ के रूप में देखना चाहिए। काव्य रचना और काव्य चर्चा दोनों में इधर स्वप्न और मद का प्रधान स्थान रह गया है। ये दोनों शब्द काव्य के भीतर प्राचीन समय में धर्म संप्रदायों में आए लोगों की धारणा थी कि संत या सिद्ध लोगों को बहुत सी बातों का आभास या तो स्वप्न में मिलता था अथवा तन्मयता की दशा में। कवियों को अपने भाव में मग्न होते देख लोग उन्हें भी इस प्रत्यक्ष जगत और जीवन से अलग कल्पना के स्वप्न लोक में विचरने वाले जीव प्यार और श्रद्धा से कहने लगे। यह बात बराबर कवियों की प्रशंसा में अर्थवाद के रूप में चलती रही, पर ईसा की 20वीं शताब्दी में आकर वह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य के रूप में फ्रायड के द्वारा प्रदर्शित की गई। उसने कहा कि जिस प्रकार स्वप्न अंतःसंज्ञा में निहित अतिरिक्त वासनाओं की तृप्ति का एक अंतर्विधान है, उसी प्रकार कलाओं का निर्माण करने वाली कल्पना भी। इससे कवि कल्पना और स्वप्न का अभेद भाव और भी पक्का हो गया। पर सच पूछिए तो कल्पना में आई हुई वस्तुओं की अनुभूति और स्वप्न में दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं की अनुभूति के स्वरूप में बहुत अंतर है। अतः काव्य रचना या काव्य चर्चा में स्वप्न की बहुत अधिक भरमार अपेक्षित नहीं। यूँ ही कहीं साम्य के लिए यह शब्द आ जाया करे तो कोई हर्ज नहीं। अब मद और मादकता लीजिए। काव्य क्षेत्र में इसका चलन फारस में बहुत पहले से अनुमित होता है, यद्यपि इस्लाम के पूर्व का वहाँ का सारा साहित्य नष्ट कर दिया गया। उसकी एक चिट्ठी भी कहीं नहीं मिलती है, पर शायरी में मद और प्याले की रूढ़ी बनी रही।